हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आपका। अभी तक हमने चैनल में जितने भी वीडियो हमने अपलोड करे हैं वो क्लास 10th केमिस्ट्री, क्लास 12th केमिस्ट्री से थे। अब हम 11th और 12th क्लास के लिए फिजिक्स का कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें आपको 11th के सारे चैप्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स, वर्क एनर्जी एंड पावर, ग्रेविटेशन, रोटेशनल मोशन, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी, सेंटर ऑफ मास, उसके अलावा हीट ट्रांसफर, थर्मोडाइनमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जितने भी 11th के चैप्टर्स हैं और जितने भी 12th के चैप्टर्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसके अलावा अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जितने भी चैप्टर्स आपके हैं मॉडर्न फिजिक्स तक सारे कवर कराए जाएंगे। पर उससे पहले आपको मैथमेटिक्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छी फिजिक्स सीखने के लिए मैथमेटिक्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ये अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि अगर आपको अच्छा मैथमेटिक्स का नॉलेज नहीं है तो आप फिजिक्स में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। क्योंकि फिजिक्स में आप देखेंगे कि जैसे आप क्लास 11th स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग फ्रॉम काइनेमेटिक्स आपको बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन और वेक्टर्स की जरूरत पड़ने लगती है। मोशन इन 2D और मोशन इन 3D को समझने के लिए आपको अनिवार्य रूप से वेक्टर्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चे मैथमेटिक्स से डरते हैं, ऐसा देखा जाता है प्रायः कि जो बच्चे 11वीं बायोलॉजी लेते हैं, सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट चूज करते हैं, उनको मैथमेटिक्स से डर लगता है। बच्चों के बायो चूज करने के पीछे एक कारण ये भी है कि उन्हें मैथमेटिक्स से डर लगता है। पर बच्चों, आपको मैं बता दूं कि बिना मैथमेटिक्स के नॉलेज के आप फिजिक्स में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। तो आपको इस फियर को दूर करना है। आपको इस लेक्चर में सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। तो आपको इस श्रेणी में 4 से 5 वीडियो मिलेंगे। क्या हमें पूरी मैथमेटिक्स पढ़ने की जरूरत है फिजिक्स के लिए? नहीं, आपको कुछ बेसिक मैथमेटिक्स आनी जरूरी है, जो आपको इन्हीं 5-6 लेक्चर्स में कवर करा दी जाएगी। बाकी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है बच्चों। तो शुरू करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। तो बेसिक मैथमेटिक्स में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, तो मैं आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ाया जाएगा फंक्शन। फंक्शन के बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है। ट्रिग्नोमेट्री, फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद आपको ग्राफ्स, इनको नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में इंपॉर्टेंट है ग्राफ्स। ग्राफ्स के बाद डिफरेंशिएशन, उसके बाद इंटीग्रेशन, जो कि कैलकुलस का पार्ट है। डिफरेंशियल कैलकुलस या इंटीग्रेट कैलकुलस भी कहते हैं इसको, ये कैलकुलस की ही पार्ट है। डिफरेंशिएशन को डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रेशन को इंटीग्रल कैलकुलस कहते हैं। वेक्टर्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स समझने के लिए, वेक्टर्स। इसमें एक दो टॉपिक रह भी जाते हैं, जैसे लोगैरिथम भी आपका, लोगैरिथमिक भी आपका रह जाता है। लोगैरिथम भी एक चैप्टर है जो कि आपको वैसे पढ़ना चाहिए अगर सही समय रहा, पर्याप्त समय रहा तो हम लोगैरिथम पे भी एक कंप्लीट वीडियो बना देंगे 30-40 मिनट का। तो आइए शुरू करते हैं फंक्शन के साथ में। फंक्शन, फंक्शन से क्या समझते हैं आप? फंक्शन का सीधा मतलब होता है, ये रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करता है, रिलेशनशिप को दिखाता है। मैं इस बात को लिखूंगा यहाँ पर कि फंक्शन क्या है, ये रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करता है। इसका सीधा मतलब है रिलेशन। फंक्शन का सीधा एक शब्द में बोले तो इसका मतलब है रिलेशन। कैसा रिलेशन देखते हैं अभी। पर क्या आपने छोटी कक्षाओं में इक्वेशंस के बारे में पढ़ा? हाँ बच्चों, बिल्कुल पढ़ा होगा, अपने टीचर से सुना होगा और पढ़ा भी होगा क्लास 10th के लेवल पे। जैसे आपने पढ़ी होगी लीनियर इक्वेशन, वहां पे आपने देखा होगा y बराबर, टीचर कुछ लिख रहे थे 5x + 7। ये लीनियर इक्वेशन है बच्चों। क्यों? क्योंकि लीनियर इक्वेशन इस वजह से है क्योंकि इस इक्वेशन में जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है, और जिस वेरिएबल में, अगर जिस इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो तो वो लीनियर इक्वेशन होती है। तो y बराबर 5x + 7 में x की पावर 1 है मैक्सिमम, इसीलिए लीनियर इक्वेशन है। वैसे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होती है। इसका भी एग्जांपल हम लिख सकते हैं y बराबर 6x² + 7x + 8। ये कैसे भी आप लिख सकते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि इस इक्वेशन में जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है वो 1 नहीं 2 है। तो अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है किसी इक्वेशन के अंदर तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वैसे हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन भी हो सकती है, क्यूबिक इक्वेशन होती भी है। क्यूबिक इक्वेशन लिखना चाहें लिख सकते हैं y बराबर 7x³ + 8x² + 9x + 7।
ये हमने क्यूबिक इक्वेशन क्यों, क्योंकि यहाँ इस इक्वेशन में देख रहे हैं, इस इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है वो 3 है, और इसलिए ये क्यूबिक इक्वेशन है। तो आप देख रहे हैं ना कि यहाँ y का रिलेशन है x के साथ। तो अगर आप एक एग्जांपल के तौर पे देखें, y बराबर 5x + 7, ये क्लीनर इक्वेशन है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि जो y की वैल्यू है वो x पे डिपेंड करती है। अगर आपने x की वैल्यू 2 रख दी तो y की वैल्यू हो जाएगी 17। अगर आपने x की वैल्यू 1 रख दी तो y की वैल्यू हो जाएगी 12। अगर आपने x की वैल्यू 2 रख दी तो y की वैल्यू हो जाएगी 17। अगर आपने x की वैल्यू 3 रख दी तो y की वैल्यू हो जाएगी 22। तो आप देख रहे हैं कि x की अलग अलग वैल्यू रखने पर y की अलग अलग वैल्यू आ रही है, यानी x पे डिपेंडेंट है y। आप देख रहे हैं कि x की अलग अलग वैल्यू रखने पर y की अलग अलग वैल्यू आ रही है। x की वैल्यू हम कुछ और रखते हैं तो y की वैल्यू कुछ और आती है, x की वैल्यू कुछ और रखते हैं तो y की वैल्यू कुछ और आती है। तो आपको नोट ये करना है x और y में डिपेंडेंट कौन है और इंडिपेंडेंट कौन है। देखो हम x अपने मन से रख सकते हैं, हम x 0 रख दें तो 7 हो जाएगी y की वैल्यू। तो x 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2, हमारा मन, हम कुछ भी रख सकते हैं x की वैल्यू। x की वैल्यू तो हम कुछ भी रख सकते हैं अपने मन से। तो x बच्चों एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, x किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंट है ये। x एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। वहीं अगर y को देखें तो y डिपेंड करता है x पर। x की क्या वैल्यू रखी है हमने, इस बात पर y डिपेंड करता है बच्चों। x की क्या वैल्यू हमने रखी है इस बात पर y डिपेंड करता है, यानी y डिपेंडेंट है। इसी बात को हम फंक्शन के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। y इज अ फंक्शन ऑफ x, क्या लिख सकते हैं हम, y इज अ फंक्शन ऑफ x। y एक फंक्शन है किसका, x का। y एक फंक्शन है बच्चों किसका, x का। y इज अ फंक्शन ऑफ x, y एक फंक्शन है किसका, x का। इसको मैथमेटिकली कैसे दिखाते हैं बच्चों, तो मैथमेटिकली हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो y बराबर हम लिख रहे हैं fx। यहां पर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है y इज अ फंक्शन ऑफ x। y बराबर fx का सीधा मतलब क्या है बच्चों, y इज अ फंक्शन ऑफ x। जहां पे y क्या है, f क्या है और ये x क्या है, तो ये f है बच्चों फंक्शन। कोई आपको मिसकॉन्सेप्ट ना हो, कोई मिसकंसेप्शन अपने दिमाग में ना हो, मैं आपको बता दूं एक बात कि y बराबर जब हम लिखते हैं fx, y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो आप लिखने को तो ऐसे भी लिख सकते हैं y बराबर ux, y बराबर gx, y बराबर lx, y बराबर mx, जो भी लिखना चाहें आप, y बराबर yx। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप f ही लिखें हर बार, पर इसका मतलब सीधा सा यही है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। जरूरी नहीं है कि हर बार आप फंक्शन को दिखाने के लिए f ही लिखें, आप ux लिखिए, आप gx लिखिए, आप lx लिखिए, आप mx लिखिए, जो भी आप लिखना चाहते हैं आप लिखिए। पर इसका मतलब क्या है, इसका सीधा सा मतलब है कि ये y बराबर इसका सीधा सा मतलब केवल इतना सा है कि y है फंक्शन, y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x, सबका मतलब वही है। आप ऐसा कोई निश्चित रूप से ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप केवल एफ ही लिखें, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, एफ की जगह यू जी एल एम एन, जो भी आपका मन है आप लिख सकते हैं। जहाँ पे एक्स क्या है, एक्स है आपका इनपुट वेरिएबल, इनपुट वेरिएबल। तो जैसे आपने लिखा y बराबर एफ एक्स, तो ये x क्या है, x है आपका इनपुट वेरिएबल। आप देख रहे थे ना इक्वेशन में कि इक्वेशन में आप x की वैल्यू आप दे रहे थे, जैसे फॉर एग्जांपल ने लिखा y बराबर 5x + 7, एक लीनियर इक्वेशन है, तो x की वैल्यू आप डालते हैं इंडिपेंडेंटली, आप x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। तो ये इनपुट वेरिएबल है, वेरिएबल तो है ही, इनपुट मतलब आप कोई भी वैल्यू रखें, x की वैल्यू आप 0 साइन कर दें, x की वैल्यू आप 1 साइन कर दें, 2 साइन कर दें, 3 कर दें, 4 कर दें, तो x तो एक इनपुट वेरिएबल है। वही y क्या है, y आउटपुट वेरिएबल है। y क्या है, y आउटपुट वेरिएबल है। y एक आउटपुट वेरिएबल है। f क्या है, f फंक्शन है, f फंक्शन है। यानी x की कुछ और वैल्यू पे y कुछ और वैल्यू आएगी, x की कुछ और वैल्यू रख देंगे, y कुछ और वैल्यू आएगी।
अगर एक टेबल बनाना चाहें तो आप एक टेबल बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक इक्वेशन लिखी y बराबर 5x प्लस 7, तो अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू रख दें 0, x की वैल्यू रख दें 1, x की वैल्यू रख दें 2, कुछ भी रख सकते हैं, तो वैसे y की वैल्यू अलग अलग आएंगी हर केस में। अगर आपने x को 0 मान लिया है तो y आपका आ जाएगा बच्चों 7। अगर आपने x की वैल्यू 0 साइन कर दी तो y की वैल्यू आपको 7 मिल गई। अगर आपने x की वैल्यू 1 साइन कर दी तो आपको y की वैल्यू 12 मिल गई। अगर आपने x की वैल्यू 2 साइन कर दी तो आपको y की वैल्यू 17 मिल जाएगी। यानी आप देख रहे हैं कि x की अलग अलग वैल्यू रखने पर y की अलग अलग वैल्यू आ रही है। x की वैल्यू आप इंडिपेंडेंटली कुछ भी रख सकते हैं, x की वैल्यू आप इंडिपेंडेंटली कुछ भी रख सकते हैं, आप कुछ भी रखें x की वैल्यू। इसीलिए बच्चों x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट होता है आपको बताया। पर y जो है x पे डिपेंडेंट है। y की वो वैल्यू आएगी, वो किस पे डिपेंड करती है, y की क्या वैल्यू आएगी ये डिपेंड करती है कि आपने x क्या नंबर दिया है। y की क्या वैल्यू आएगी इस बात पे डिपेंड करती है कि आपने x को क्या माना, 0 है 1 है 2 है, क्या है, x की वैल्यू क्या आपने निर्धारित की है। x की वैल्यू पर y की वैल्यू डिपेंड करती है, या कह सकते हैं y इज डिपेंडेंट ऑन x। वही बात हम लिख भी रहे थे, y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो y डिपेंडेंट है x की वैल्यू पर। अब एक कॉन्सेप्ट इसमें आता है बच्चों डोमेन और रेंज का। डोमेन एंड रेंज, इनको हम देखेंगे अगली वीडियो के अंदर। तब तक आप पढ़ते रहिए और जितना समझते हैं किताबों से समझ में आता है समझिए, जो नहीं समझ में आता बाकायदा कमेंट कीजिए आप।